वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई स्टडी विथ एसएस। आज हम इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन से संबंधित यह प्रश्न जो दिया गया है इसको आज हम लोग हल करेंगे। तो दिया गया प्रश्न कि एक 5 हाथ पावर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए पावर वायरिंग कीजिए जो आटा मिल के लिए लगाई गई है। यह सप्लाई स्विच या फिर उसको मेन फ्यूज स्विच भी बोलते हैं से 3 मीटर दूरी पे है। यह सप्लाई स्विच या फिर मेन फ्यूज स्विच से 3 मीटर की दूरी पर है। तो सर्वप्रथम इसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका एक प्लान डायग्राम बनाएंगे। और प्लान डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे सॉल्व लिख सकते हैं और प्लान डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये है और यहाँ हमारा सप्लाई स्विच है या फिर उसको फ्यूज बोल सकते हैं। और यहाँ से हमारी, चूँकि हम जानते हैं कि ये दीवार से 0.5 या 0.7 मीटर की दूरी पर हमारा मोटर होता है। तो यहाँ मोटर हो गया। अब हम इसको सप्लाई कैसे जाएगी, यहाँ से और उसके बाद दीवार में जाएगी, दीवार से नीचे जाएगी और नीचे से अंडरग्राउंड होते हुए फिर से ऊपर आएगी और यहाँ मोटर में चली जाएगी। तो ये हमारा एक प्लान डायग्राम है। और यहाँ से जो दिया है दूरी हमारा इस मोटर तक वो दिया है 3 मीटर। अब जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो उसमें ये नियम जो दिया गया था वो हम एजप्शन के रूप में लेते हैं यहाँ पर। तो एजप्शन के रूप में मान लेते हैं। एजप्शन में क्या क्या यूज करते हैं, पहला कि जो हमारा फ्यूज बोर्ड है वो कितना ऊपर रहता है। यहाँ हम यदि इस प्लान डायग्राम का यदि हम मल्टी लाइन डायग्राम देखना चाहें तो ये है हमारा मल्टी लाइन डायग्राम इस प्लान डायग्राम का। यहाँ पे दिया है एक फ्यूज बोर्ड जो मेन सप्लाई के लिए है और यहाँ पर एक लगा है हमारा मोटर फ्यूज बोर्ड और यहाँ पे एक स्टार्टर लगा होगा जो इसके 0.25 मीटर के अराउंड यहाँ लगा होता है। तो यहाँ पे वही इसी का मल्टी लाइन डायग्राम देखा जाए तो ये मेन स्विच है हमारा जो सप्लाई से आ रही है और यहाँ से मोटर स्विच है, फ्यूज स्विच बोल सकते हैं इसको। और इसके समीप में 0.25 मीटर दूरी पर हमारा एक स्टार्टर लगा हुआ है, डेल्टा स्टार्टर। और यहाँ से पूरा ग्राउंड को आया हुआ है 1.5 मीटर, ये फर्श तक आया और उसके फिर से यहाँ से इसको अंडरग्राउंड ले आते हैं, इनकी यहाँ फर्श पे चला गया और इसे यहाँ मोटर तक अंडरग्राउंड लाते हैं। तो ये फर्श के नीचे हम जानते हैं रूल से कि 0.2 मीटर नीचे ले जाते हैं और 0.7 मीटर उसके अंदर, यानी कि जितना ये दीवार से छोड़ के मोटर लगा है उसके 0.7 अंदर आते हैं। उसके बाद फिर पुनः 0.2 ऊपर की ओर आते हैं तो हमारे फर्श पर आएंगे। और उसके बाद से मोटर, चूँकि हम जानते हैं कि फर्श से 0.2 से 0.5 मीटर की दूरी की ऊंचाई पर स्थित होता, तो हम यहाँ पर 0.2 मीटर लिए हैं। इस तरह से यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखा जाए इसका अंडरग्राउंड लेकर तो ये पूरा दूरी 1.2 मीटर होता है, इससे ज़्यादा हम दूरी नहीं रखते। और यहाँ तो हम समझा ही दिए 1.5 मीटर रहेगा यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को हल करते हुए जो अजप्शन हम मानते हैं वो हमारा इसी से पता चल जाएगा कि सप्लाई बोर्ड जो यहाँ है फ्यूज बोर्ड यहाँ से और ये मोटर का जो फ्यूज बोर्ड है इसके बीच की जो दूरी हमें जो दिया होता है वही हो जाता है 3 मीटर। और जो मोटर का फ्यूज बोर्ड है और स्टार्टर इसके बीच की दूरी 0.25 मीटर रखे हैं। ये एजप्शन में एक पॉइंट वाइज होता जा रहा है। उसका से पुनः स्टार्टर जो है वो फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा है, ये भी एक पॉइंट है। उसका से पुनः आते हैं तो यहाँ मोटर जो हमारा है वो भी क्या है हमारा 0.2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये एक पॉइंट एजप्शन हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ सिंगल कोर एल्युमिनियम वायर का उपयोग किया गया है। ठीक, ये भी एक पॉइंट हो गया।
बस इतना लिख देंगे। उसके बाद से आगे की हम और जब चलते हैं तो पहले इसके बाद हम मोटर का कितना करंट ले रहा है उसकी गणना करते हैं। तो हमें यहाँ से पता चलता है। अब देखिए इसमें एजप्शन में ये भी मान सकते हैं जैसे जब इसमें हमारा इफ़िशियंसी न दिया हो, पावर फैक्टर न दिया हो, तो हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि माना कि पावर फैक्टर, पहले इफ़िशियंसी मान लेते हैं, पावर फैक्टर, चलिए पावर फैक्टर ही मान लेते हैं 0.8 है। अधिकतर मोटरों में इतना ही होता है। तथा इफ़िशियंसी जिसको ईटस प्रदर्शित करते हैं वो कितना है, 80% है। अब इसके मोटर करंट की गणना करते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं करंट का जो सूत्र होता है वो भी फुल लोड का जो करंट होता है, फुल लोड करंट, जिसे आई से डिनोट करें तो हो जाएगा Q अपान ईटा इंटू √3, चूँकि 3 फेज है तो √3 इंटू V इंटू cos फाई। यहाँ जो Q है वो पूरा पावर है, आउटपुट पावर, ऑफ मोटर Q, और ये कितना है, 5 हाथ पावर है। चूँकि हम जानते हैं कि 1 हाथ पावर मोटर के लिए क्या होता है, 735.5 होता है। वो ग्रेविटी के कारण घट जाता है। चूँकि 746 वाट होता है 1 HP में, लेकिन मोटर के जब चलता है तो ग्रेविटी के कारण उसका घट जाता है और 735.5 हो जाता है। इस तरह से भी इसका गुणा करा दें तो हमारा निकल कर आता है इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे ये कट जाएगा। तो आई का गणना करते हैं तो आई बराबर 5 और बट्टे में ईटा कितना है, 80%, इसका यदि दशमलव निकाला तो 0.8 इंटू √3 इंटू वी का मान है, यहाँ से देखें तो 400 वोल्ट है, और गुणे क्या बचा cos फाई जो कि 0.8 है। ठीक, अब इसकी यदि गणना करें तो हमारा पॉइंट पूरा इसको हल करने पर निकल जाता है 8.3 एम्पियर। अब जो जानते हैं कि मोटर का जो प्रारंभिक करंट होता है वो बहुत हाई होता है। तो जो इनिशियल करंट ऑफ मोटर, तो जो ये होता है ये तो 5-6 गुना अधिक होता है उसके सब फुल लोड करंट से 5-6 गुना अधिक होता है। लेकिन ये इतने कम समय के लिए होता है कि उसको हम बस 1.5 गुना यदि कर दिया जाए, इसको डैश दर्शा दें, यदि 1.5 गुना इसका लिया जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा, इससे उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो 1.5 गुणे 8.3 और इसका गुणा करें तो ये हमारा निकल कर आता है 12.45 एम्पियर। अब 12.45 एम्पियर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अतः इस करंट रेटिंग के लिए हम 2.5 mm² का सिंगल कोर एल्युमिनियम वायर का यूज करेंगे, क्योंकि जो 2.5 mm² का जो वायर रहता है वो 15 एम्पियर का करंट झेल सकता है। तो चूँकि ये 12 एम्पियर है तो इसलिए हम इतना 2.5 mm² का हम सिंगल कोर के लिए यूज करेंगे। अब चूँकि इसमें ये जो इसी रेटिंग से हम ये जो फ्यूज स्विच लगा हमारा ये और ये भी होगा, क्योंकि इससे कम रेटिंग का करेंगे तो फ्यूज हमारा बार बार उड़ता रहेगा। तो क्या होता है कि इसके लिए हम 15 एम्पियर जो 600 वोल्ट रेटिंग का, तो 600 वोल्ट रेटिंग के लिए हम स्विच ये फ्यूज स्विच का यूज करेंगे तथा फ्यूज स्विच की जो रेटिंग हम लेंगे यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारा 15 एम्पियर
और 600 वोल्ट। अब इतना गणना करने के बाद हम इस कंड्यूट जो लगेगा और मल्टी लाइन डायग्राम में जो कोर वायर लगा है इसका हम गणना करते हैं। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल इसका हेडिंग डाल सकते हैं हम कंड्यूट तथा केबल के लेंथ की गणना। ठीक, इसके लिए हम बनाते हैं टेबल। तो इसमें पहले वायरिंग का पार्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, जैसे ये एक पार्ट है इसका, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, तो 3 पार्ट में वायरिंग हुआ है। तो उसी के लिए हम जो लिखेंगे कि ये वायरिंग पार्ट, वायरिंग पार्ट हो गया। उसके बाद से कितना उस पार्ट में कितना कंडक्टर यूज हुए हैं, तो कंडक्टर की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो कंड्यूट का साइज, चूँकि यहाँ पे 6 कंडक्टर लगा है, क्योंकि 3 स्टार के लिए और 3 डेल्टा के लिए। तो जो 6 लगा है तो यहाँ पे कंड्यूट की साइज़ कुछ और होगी, और यहाँ पे 3 ही कंडक्टर तो इसके लिए कुछ और होगी। तो उसके लिए हम लिखेंगे कंड्यूट की साइज। इसके लिए एक टेबल बन गया। अब कंड्यूट की लंबाई देख लेते हैं। कंड्यूट की ये साइज हो गया, ठीक है। और कंड्यूट का प्रकार का मतलब ये है कि मान लीजिए इसमें फ्लेक्सिबल, और देखिए यहाँ से यहाँ तक फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ से यहाँ तक फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल और रिगिड दोनों प्रकार का हम इसमें यूज करते हैं। तो वही एक कंड्यूट का प्रकार, यानी कि फ्लेक्सिबल यूज कर रहे हैं वहाँ पे कि रिगिड वाला यूज कर रहे हैं। तो हो गया। अब इसके बाद से आते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा बनेगा कंड्यूट की साइज। अब देखते हैं कंड्यूट की लेंथ, और इसके बाद से कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो पहला जो सप्लाई फ्यूज स्विच है, स्विच से मोटर, यानी कि यहाँ मोटर, फ्यूज, स्विच तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो कंडक्टर की संख्या इसके बीच में 3 है, तो 3 हो गया। कंडक्टर की साइज, चूँकि 3 कंडक्टर है तो इसलिए 19 mm² में ये आ जाएंगे। और कंडक्टर का प्रकार तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा लगता है, तो हमारा रिगिड या फिर हार्ड, इसको हार्ड कंड्यूट या फिर रिजिड लगता है। और कंड्यूट की लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, तो 3 हो गया। कंडक्टर की लेंथ तो 3 और 3 यहाँ, 3 यहाँ गुणा करा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3 वायर यूज हुआ है, तो 3 3 9, और ये किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, और ये भी मीटर में रहेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं तो कहाँ से कहाँ तक। अब आते हैं तो मोटर स्विच से स्टार्टर के बीच, मोटर स्विच से स्टार्टर के बीच। तो इसमें कितना कंडक्टर, 3 कंडक्टर यूज हुआ है। इसमें भी 19 mm का लग जाएगा, 19 mm²। और इसमें यहाँ से यहाँ तक फ्लेक्सिबल उत्पन्न होता है, फ्लेक्सिबल लगता है, फ्लेक्सिबल हो गया। कंड्यूट की लेंथ तो यहाँ पे 0.25 मीटर, ठीक है। और कंडक्टर की लेंथ
0.25 इंटू 3 यानी कि 0.75 मीटर। ठीक, अब कहाँ से यहाँ मोटर के बीच, तो कहाँ से स्टार्टर से मोटर के बीच, तो यहाँ कितना कंडक्टर, 6 कंडक्टर यूज हुआ है और 6 कंडक्टर हुआ तो यहाँ पे 25 mm स्क्वायर लगेगा। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर तक इसमें दोनों लगेगा रिगिड, और ये कितना लगेगा 1.5 मीटर यहाँ से, और इस पूरा दूरी हो जाएगा 15×6 = 90 यानी कि 9 मीटर। और इसमें फ्लेक्सिबल भी लगेगा जो कि यहाँ से यहाँ तक लगेगा, यहाँ से यहाँ तक फ्लेक्सिबल। ये कितना दूरी है 1.2 मीटर, और ये भी कितना 6 कंडक्टर है तो 12×6 = 7.2 मीटर। अब टोटल लेंथ देखा जाए तो लेंथ ऑफ कंडक्ट तो कितना यूज हुआ, तो ये लेंथ कंडक्ट की लेंथ है। और ये इसमें रिगिड का अलग यूज करते हैं क्योंकि 19 mm का है। कंडक्ट में रिगिड 19 mm स्क्वायर 3 मीटर है। लेंथ ऑफ कंडक्ट ये भी रिगिड में 25 mm स्क्वायर का कितना है 1.5 mm है, 1.5 मीटर है। लेंथ ऑफ कंडक्ट ये फ्लेक्सिबल का यदि देखें तो ये है हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल है 19 mm में 0.25 मीटर, और लेंथ ऑफ कंडक्ट फ्लेक्सिबल का ही देखें और ये 25 mm स्क्वायर में, तो ये है 1.2 मीटर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा वो हमारा ये पूरा योग टोटल का जोड़ देंगे तो 9 + 9 + 0.75 + 7.2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5,9.918,725 इनकी इतना मीटर। अब चूँकि इसमें काटने छिलने में कुछ व्यर्थ चला जाता है, अतः एक्चुअल लेंथ ऑफ कंडक्टर का हो जाएगा 2.95 इंटू इतना और प्लस इसका 15%, 15 नहीं 20% कर लेते हैं बटे 100, तो यहाँ से 1 कट जाएगा और इसका गुणा करा के तो कैलकुलेशन करने पर हमारा इतना 31.14 मीटर, और इसको हम लगभग मान सकते हैं 32 मीटर। और इसी प्रकार जितना भी हमारे ये कंडक्ट उपयोग हुआ है इनका भी 10% अधिक लेना होगा। तो यदि एक्चुअल लंबाई इनका देखा जाए तो लगभग इनका 3 + 0.3 इनका इसका 10% लेंगे तो इतना हो जाएगा यानी कि 3.3। उसी प्रकार से यदि इनका 10% लिया तो 0.15 होगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.65 हो जाएगा। इसका 10% लेंगे तो और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. यहाँ हो जाएगा 2
7, ठीक। और इसका यदि 10% लेते हैं तो ये जाएगा 1.32, इतना हो जाएगा। ये सब किस में हो जाएंगे? मीटर में, ठीक। तो अब इनका लेंथ भी निकल गया, इनका भी लेंथ निकल गया। अब हम आते हैं वायरिंग में जो सामग्रियाँ हमारी लग रही हैं तो उनकी गणना करते हैं। वायरिंग में प्रयुक्त या फिर यूज सामग्री, वायरिंग में यूज की गई सामग्री की कॉस्ट की गणना। तो कॉस्ट की गणना करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल में क्या रहेगा? पहले सीरियल नंबर रहेगा, ठीक है। अब नेम ऑफ जो इक्विपमेंट लग रहे हैं या फिर सामग्री जो हमारे यूज हो रहे हैं उनका स्पेसिफिकेशन भी लिख सकते हैं इसमें उनका, ठीक है। अब कितनी आवश्यकता है, यहाँ पे आवश्यक मात्रा किसका हो, तो आवश्यक मात्रा यानी कि कितना लिया जाएगा। अब आवश्यक मात्रा में मान लीजिए कुछ सामान होंगे, कुछ का यूनिट में होगा, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगा और यहाँ पर यूनिट उसका हो जाएगा यानी कि इकाई, यानी किस में है वो, ठीक। अब आगे आते हैं तो रेट प्रति का यानी कि प्रति यूनिट, यानी कि उसके 1 मीटर या फिर एक इक्विपमेंट है तो उसका रेट कितना है। और उसके बाद से आते हैं टोटल रेट, ठीक। तब पहला नंबर पे क्या हमारा यूज हुआ है? पहला नंबर हमारा ये जो बॉक्स हैं जिसमें यह हमारा TPIC फिट होगा, तो उसका मेटल का ये बना होता है बॉक्स, ये मेटल बॉक्स, ये साधारणतः इसका यदि देखा जाए आयतन तो 25 × 30 × 7.5 का होता है, लेकिन पेपर में यदि नहीं याद होता तब भी कोई बात नहीं है, लिख देंगे चल जाएगा। इस सेंटीमीटर में क्यू में आ जाएगा इसका आयतन। और ये इसकी संख्या 1 चाहिए, इसके लिए 1 चाहिए। और यहाँ इसका यूनिट में एक संख्या है ये, ठीक। और इसका 1 मिलता है 200 रुपये में, तो यहाँ पे टोटल रेट 200 हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आते हैं तो इसके लिए, अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो होता है एंगल आयरन का बना हुआ बॉक्स होता है, या फिर ये वो लकड़ी का भी बना हुआ बॉक्स होता है, एंगल आयरन बॉक्स। इसका यदि देखा जाए तो जो स्पेसिफिकेशन है ये लेते हैं हम 30 × 45 का, क्योंकि इसकी चौड़ाई होती है, इसी पर रखा जाता है उसको। ये TPIC है, किटकैट फ्यूज लगा होता है इसमें। तो ये किसका बना होता है? मेटल का बना होता है, एक आयरन मेटल ही है, तो अब मेटल लिख सकते हैं। और इसकी भी संख्या 1 चाहिए इसके लिए। और ये भी क्या है? एक संख्या है, ये भी 200 रुपये में मिलता है, तो यहाँ पे 200 रुपये हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं तो तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे TPIC फ्यूज, क्योंकि यहाँ 2 TPIC फ्यूज लगी हुई हैं, तो इनका रेटिंग कितना है? TPIC फ्यूज रेटिंग है इनका 15 एम्पियर और 600 वोल्ट।
ये 2 चाहिए, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, और ये भी एक संख्या है। और यहाँ पर एक मिलता है 1200 का, ठीक है, कम रेटिंग का है। नहीं तो यदि 25-30 एम्पेयर का रहता तो ये 1500 से ऊपर मिलता है। यहाँ पे ये हो जाएगा 2400, ठीक। चौथा नंबर हम क्या यूज करेंगे, ये स्टार्टर स्टार्टर। ये कितना होगा, स्टार्टर हमारा स्टार्टर हमारा एक यूज हुआ, एक संख्या है, और ये 2500 रुपये से ऊपर ही मिलता है। यहाँ पर हो जाएगा 2500, ठीक। 5वां नंबर पे हम आते हैं, तब आते हैं कंड्यूट पे। तो कंड्यूट कई प्रकार के हमारे हैं, एक हार्ड वाला है या फिर रिगिड वाला, ठीक। तो रिगिड में हमारा 19 mm स्क्वायर वाला है एक, ठीक, और एक 25 mm स्क्वायर वाला है। इसकी जो 19 mm वाला है हमने यहाँ निकाला है 3.3 मीटर। तो 3.3 मीटर ये हो जाएगा मीटर में इकाई इसकी। और ये 19 mm है, ये 19 mm है, ये मिलता है 20 रुपये में, रिगिड वाला है। तो इसका हो जाएगा 66 रुपये, एक जीरो रहेगा, तो यहाँ से 0.0 से हट जाएगा, ठीक। 25 mm का कितना है रिगिड वाला, 1.65, और ये भी किस में है, मीटर में है। ये मिलता है 15 रुपये, ये 1 है, 15 रुपये मीटर मिलता है। गुणा करा लीजिए, तो ये हमारा आ गया इतना। अब वीडियो को लंबा हो रहा है तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम सभी इक्विपमेंट को लिख देते हैं और उसके बाद से आपको समझा देते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन लगता है। हमने यहाँ तक देखा था, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो ये 25 mm का है, इसलिए 30 रुपये मिलता है, 30 रुपये मीटर के हिसाब से। और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.50 आएगा। आगे चलते हैं तो कंड्यूट। अब फ्लेक्सिबल वाले की गणना करते हैं। फ्लेक्सिबल वाले में क्या है, इधर देखें तो हमारा फ्लेक्सिबल में एक 0.27 था और एक 1.32 यहाँ से आया था हमारा। तो यहाँ से हमारा यहाँ पे 0.27 और 1.32। तो ये 19 mm का है तो ये 15 रुपये मिलता है फ्लेक्सिबल वाला। और 25 mm का जो है वो 25 रुपये में मिलता है। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 4.05 और इसका इसमें गुणा कराएं तो 33 रुपये ये प्राप्त हुआ हमें। अब जो कंडक्टर हम यूज किए हैं वो टोटल कितना लेंथ है उसका 32 मीटर है। और 1 मीटर जो होता है वो 6 रुपये में मिलता है, 6 रुपये या फिर इससे कम अधिक में मिलेगा, कम में तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमारा 32 × 6 = 192 रुपया। और इसकी खासियत क्या है कि ये सिंगल कोर का है, 2.5 mm स्क्वायर का इसका है, ये एरिया है और वो क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल है। और ये 15 एम्पियर रेटिंग है, यानी कि 15 एम्पियर करंट तक झेल सकता है और 600 वोल्टेज तक को झेल सकता है। और उसके बाद से आएगा कंड्यूट निपल। कंड्यूट निपल क्या होता है, जब हम यहाँ बोर्ड में से जब इस वायरों को निकालते हैं तो यहाँ इसमें जो कंड्यूट होता है उसमें कपलर लगाया जाता है। इस तरह से कंड्यूट में भी रहता है और वो इसी रास्ते तीनों वायर हमारा जाता है। ये होता है कंड्यूट कपलर, ठीक। और इसके यहाँ पर एक नट, लॉक नट बोलते हैं उसको, यहाँ पे कस दिया जाता है जिससे ये हिल डुल नहीं पाता है। इसी तरह से यहाँ भी लगा होगा, ये तीनों वायर इस रास्ते आएंगे, यहाँ एक लगा होता है, ठीक है। उस तरह से ये कंड्यूट कपलर है, यहाँ भी लगा, यहाँ भी, यहाँ निकलते समय तीनों लगा होगा यहाँ पे, ठीक। और फिर से यहाँ प्रवेश करते समय एक लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये कितना हो गया 4। और देखिए ये चूँकि 3 वायर है, यहाँ भी 3 वायर, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसीलिए क्या हो गया
ये 19 mm का स्क्वायर का है 4, और एक जो है यहाँ पर 25 mm का, जो यहाँ से निकलते समय, ये यहाँ से निकलते समय ये 6 बार इसमें से हो जाएगा, इसलिए 25 mm का एक लगा है। और ये सस्ता में मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। तो ये 4 जो है वो एक जो मिलता है 3 रुपये में मिलता है, इसलिए 4 की संख्या 12 हो जाएगा। ये 4 रुपये में एक मिलता है, तो ये 4 रुपये हो गया। अब लॉक नट, इसको हिलने डुलने से बचाने के लिए यहाँ भी लॉक नट, यहाँ भी लॉक नट, ये 4 जगह, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ एक लॉक नट कसा होता है जो कंडूट को हिलने डुलने नहीं देता। वो उसका 4 यहाँ पे लगे थे निपल, तो 4 उसमें कस गया हमारा ये लॉक नट। तो 1 रुपये में ये किताब में जो रेट दिया उसी रेट से लिखे हैं, चूँकि इस समय तो महंगा ही मिलता होगा, इतना सस्ता तो मिलता नहीं है। अब ये लॉक नट लग गया। अब 25 mm स्क्वायर यहाँ पर, एक यहाँ पर लॉक नट, यहाँ पे इसको रोकने के लिए ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए एक लॉक नट 2 हो गया, 2 यूज किया गया 2 रुपये में, यह हो गया 4 रुपये। कंड्यूट सैडल, कंड्यूट सैडल का होता है, ये कंड्यूट जो हमारा दीवारों पर रन कर रही है उसको का स्थायी पर रोकने के लिए हमारा इस तरह से ये ब्लेड टाइप का होता है, मेटल की बनी होती है। वो जगह जगह पे हम क्या करते हैं, लगाते हैं, और इसमें पेंच होता है कसने के लिए, उसे कस देते हैं। उसी से क्या होता है, हमारा ये हिलता डुलता नहीं है। ठीक, ये होता है कंड्यूट सैडल, कंड्यूट के एक स्थान पर बनाए रखने के लिए। तो जो 19 mm का है वो हमारा मिलता है, वो हमारा 3 रुपये मिलता है, लेकिन 10 का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, इसको कि यहाँ से लेके यहाँ लगाने के लिए 10 का यूज हम लिए हैं। और जो हमारा 25 mm स्क्वायर है वो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, और ये तो धरती के अंदर आएगा, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने 5 का यूज किया। ठीक, ये 10 जो लिए 3 रुपये पड़ता है, तो 30 रुपये, और ये 5 पड़ा है, तो यहाँ पर 4 रुपये का एक मिलता है, तो 20 रुपये। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो देखिए, अब हमारा मोटर जो होता है उसको अर्थिंग भी किया जाता है, एक उसका बॉडी अर्थिंग होता है, एक नेगेटिव पे उसका अर्थिंग दिया जाता है। ये यहाँ से 2 अर्थिंग करते हैं मोटर का, ताकि उसके बॉडी में कोई भी करंट ना आए। तो उसका अर्थिंग 2 किया गया है, तो 2 सेट अर्थिंग का, और एक सेट 4500 रुपये पड़ता है, उसके हिसाब से 9000 हो गया। कॉशन प्लेट वो होता है जिस पे लिखा होता है कि 11,000 वोल्ट, इस तरह से एक प्लेट बनी होती है ना, तो वो होती है हमारी कॉशन प्लेट। उनके पहले ही सूचना दे दिया जाता है कि यहाँ खतरा हो सकता है, तो उसके लिए हमारा लगाया कॉशन प्लेट। वो एक प्लेट पड़ती है 50 रुपये, हो गया। शॉक ट्रीटमेंट चार्ट, अगर किसी कारणवश किसी को शॉक लग गया तो उसका कैसे वो सही होगा, यानी प्रारंभिक इलाज क्या है, तो वो इस शॉक ट्रीटमेंट चार्ट एक लगा होता है, उस पर लिखा जाता है कि ये यदि करंट लग गया है तो प्रारंभिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कि हॉस्पिटल पे जाने से पहले क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो वो एक चार्ट बना होता है, वो भी 50 रुपये में मिलता है। तो ये हो गया। अब इन टोटल जितने भी रुपए हैं, जितने भी दर थे, इसको जोड़ने पर हमारा है 14,812.55। ये हमारा जो ये हुआ है, यहाँ से ले के ये टोटल यहाँ तक के पूरा हमारा पैसा निकल गया। अब जो मिस्त्री आएगा उसका लेबर चार्ज भी लगेगा, वो आता है। तो एक मेन फ्यूज जो कि हमारा ये है मेन फ्यूज, इसको लगाने का वो बोर्ड के स्थापन के लिए 150 रुपये लेता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है, इसलिए इसे महंगा होता है, तो 150 रुपये लेता है। एक मोटर फ्यूज और स्टार्टर, यानी कि इन दोनों की स्थापना के लिए, दोनों चूँकि एक ही बोर्ड में आ जाते हैं, तो इसके लिए 150 रुपये लेता है। मोटर एक लगाएगा, मोटर की स्थापना करेगा एक, ये मोटर की, तो उसके लिए 50 रुपये लेता है। 2 अर्थिंग, जो कि ये दोनों अर्थिंग हुआ है, ठीक, और इसका जो ज्वाइनिंग है, सभी के मान को नहीं होता है मोटर को ज्वाइन करना, वो जानते हैं ऐसा कैसे करते हैं। अगर इधर उधर कर देंगे तो बाइंडिंग जल सकती है उसकी, तो वो इस ज्वाइन और ये 2 अर्थिंग का, वो एक इनकी एक अर्थिंग का लेता है वो
आपका 550 रुपये और 2 अर्थिंग और वो ज्वाइन दोनों मिला कर इसमें ले लेता हमारा 200 गुणा करेंगे तो 1100 रुपये। ठीक, अब इन टोटलों का योग करेंगे तो हमारा 1450 रुपये आएगा। अब सामग्री यानी कि जो इसमें थी और श्रम जो इतना है, इन दोनों का योग करें तो हमारा आया इतना, यानी कि 16,262 रुपये 55 पैसा। अब चूँकि आकस्मिक व्यय, वहाँ मान लीजिए कुछ फॉल्ट हो गया, गलत हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आकस्मिक व्यय लग जाता है, उसका क्या करते हैं, टोटल पूरे ओवरऑल का हम 5% निकाल लेते हैं, जो कि निकालने पर हमारा 813 रुपये 13 पैसा, इतने का 5% निकालेंगे तो 813 रुपये 13 पैसा आएगा। और इन सबों को इसको पुनः इसमें जोड़ देते हैं तो संस्थापन में इसका मिस्त्री से लेके यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल अरेंजमेंट की व्यवस्था में जितना रुपया हमारा लगेगा वो हमारा यहाँ निकल के आ जाता है 17,075 रुपया 68 पैसा। इतना रुपया निकल कर हमारा आता है कि इस इतना के स्थापन में हमारा इतना रुपया लगेगा। इस तरह से ये हमारा प्रश्न हल होता है। अब यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।